दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं आज क्लास 8 का RBSC मैथ्स का पेपर। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। पूरा वीडियो में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो है वो टाइम 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा और आपका ये पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ये जानकारी आपको जो है वो पहले से ही पता होगी। इसमें यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है वो बहुत ज़्यादा इससे हेल्प आपको मिल जाएगी और आप जो है वो इजीली पेपर को हैंडल कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। जिसमें पहला क्वेश्चन है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर -13 इज। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमेशा रिवर्स, यानी कि इसमें यहाँ पर जो है वो संख्या 1/में आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/13 माइनस का है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 100 ऑप्शन इसमें राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, संख्या 9 की घन संख्या, यानी कि यहाँ पर हमें जो है वो 9 का बताना है घन, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 का जो है वो क्यूब कर देंगे, यानी कि 9 को हमें 3 बार गुणा करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप लिख के कर सकते हैं। तो 9 का 9 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 81, 81 को फिर से 9 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 729, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी कि आंसर होता है इसमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और अपॉन में आएगा 100। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन अ, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का करेक्ट फॉर्मूला होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किलोग्राम 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है कि 240 में यहाँ पर हम 5 का भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 48, यानी कि 1 किलोग्राम का जो मूल्य होगा शक्कर का वो 48 रुपये होगा। तो ऑप्शन अ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि 5 - 3xy इसमें बाइनोमियल है, यानी कि द्विपदीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग है। तो इसमें यहाँ पर बताना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 360 डिग्री यहाँ पर जो है वो इसके मापों का योग होता है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक, जिसमें यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि 7th क्वेश्चन है, इसमें वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आपके क्या करना है, 200 के यहाँ पर जो है वो फैक्टर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे आप, तो फैक्टर निकालना इसमें आता ही होगा। यहाँ पर इस मेथड से यहाँ पर जब आप फैक्टर निकालेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये आएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब हमें यहाँ पर इसका बताना है कि पूर्ण घन हो जाए, तो इसके लिए हमें संख्या कौन सी, यहाँ पर आप जानते होंगे कि 3 का पेयर बनता है इसमें। तो 2 का जो है वो आप देख रहे हैं कि 3 अंकों का जो है वो यहाँ पे बना हुआ है पेयर पूरा, जबकि 5 केवल 2 बार है। तो यहाँ पर ये भी 3 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से एक बार और गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा, यानी कि पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक -4 क्यूब एवं 7pq का गुणनफल होगा। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल -4q × 7pq इज। तो यहाँ पर -4q का गुणा करना है 7pq से। तो यहाँ पर संख्या का संख्या से कर देंगे, यानी कि 7 का 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -28, जो कि यहाँ पर -4 है क्योंकि, और q का q से करेंगे तो ये आएगा q², और p यहाँ पर जो है वो अकेला है तो p एज इट इज़ आ जाएगा। तो -28pq² यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसमें हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 360 डिग्री बटा n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा हमारे पास मान n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 360 बटा 45,
यहाँ पर 360/45 जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n बराबर हमारे पास मान निकल के आएगा 8, यानी कि बहुभुज के बहिष्ठ कोण जिसका 45 डिग्री यहाँ पर जो है वो कोण दिया हुआ है उसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी 8। तो ये होगा 9th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर ABCD। तो यहाँ पर ये जो है वो डायग्राम ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये है हमारे पास आयत की तरह, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर शेप इसका आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आयत का जो परिमाप है तो ये यहाँ पर पेरीमीटर जो होता है, यहाँ पर मैं पेरीमीटर लिख देता हूँ, आप परिमाप हिंदी मीडियम से हैं तो परिमाप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर मान आपको दिए हुए हैं तो 2 ब्रैकेट 9 + 7 यहाँ पर आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 7 हो जाएगा 16, तो 2 × 16 बराबर हमारे पास मान निकल के आएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इन द गिवन फिगर। यहाँ पर रेड एप्पल के लिए R को यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई दे रहा है रेड एप्पल है तो R और ग्रीन एप्पल है तो G, यहाँ पर ये आपके लिए लिखा हुआ भी है। अब हमें लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर सब मतलब हरे और लाल मिला के दोनों की संख्या बतानी है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल संख्या हमारे पास यहाँ पर है 7, यानी कि कुल सेब जो है वो 7 हैं। तो लाल की प्रायिकता हमें बतानी है, लाल सेब की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर लाल कितने हैं, ये है 1 2 3 4, 4 जो है वो यहाँ पे लाल आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 हरे हैं और 4 लाल हैं। हमें लाल की ज्ञात करनी है तो 4/7 यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर हरे की ज्ञात करनी होती तो 3/7 आ जाएगा। हमेशा जो कुल है संख्या है वो नीचे आएगी यानी कि डिनोमिनेटर में, और जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी भाषा यहाँ पर जरूर लिखिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं जैसे तो कुल सेब बराबर यहाँ पर आपको 4 + 3 करके 7 लिखना है, और लाल जो है वो बता देने हैं 4 हैं और हरे बता देने हैं 3 हैं। फिर लिखना है लाल होने की प्रायिकता, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 21 तक, जिसमें यहाँ पर जो है वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर हमारा पार्ट ए है शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में ऐसे उपयुक्त पर सही अंकित कीजिए, यानी कि सही का जो है वो चिन्ह लगाना है यहाँ पे। तो जैसे कि पहला है संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, नंबर 1354 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर जैसे कि आप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो वंस का जो डिजिट है वो 4 है, यानी कि इवन नंबर है जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा जो है वो असत्य है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बात दी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 से ये विभाजित होता है, पूरा डिवाइड होता है। सेकंड है संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य है, नंबर 1,52,875 इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 से डिविजिबल की कंडीशन मतलब डिवाइड होने की कंडीशन यहाँ पे क्या है, संख्याओं को हमें क्या कर देना है, यानी कि जिसके जो डिजिट हैं उनको सम कर देना है, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 8 और 16, 16 और 7 23, 23 और 5 हो जाएगा हमारे पास 28। तो ये यहाँ पर इसका टोटल होगा, जो कि यहाँ पर बताता है कि ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 27 आता तो ये डिवाइड होता, 28 आ रहा है ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ये भी क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होती है। इफ़ एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर जो है वो कंडीशन होती है, जिसमें ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है चैप्टर। तो ये 2 या 3 से अगर संख्या विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी। चौथा क्वेश्चन है इसमें, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो ये यहाँ पर पॉइंट गलत है, क्योंकि 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग भी जो है वो 9 के टेबल में आने वाली संख्या ही होनी चाहिए। तो 6 + 2 अगर हम करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 9 की टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारा असत्य है। तो इसमें यहाँ पर आपको आंसर मिल गए होंगे 12वें क्वेश्चन के। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं,
प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। ये भी यहाँ पर जो है वो आप रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर है ये होगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये दृश्य 1 है, तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे पार्श्व, ये यहाँ पर जो है वो पार्श्व इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है इसी का, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सामने से, यानी कि सामने से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। फिर सेकंड में आते हैं, सेकंड में यहाँ पर जो है वो ये ऊपर से लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर से ये अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड इसी का, तो इसमें यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा पार्श्व, यानी कि इसको पार्श्व में से देखेंगे तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, यानी कि आंसर ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 400 व्यक्तियों पर किए गए एक सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले 10% हैं। ट्रैफिक लाइट को नहीं मानने वाले का पालन नहीं करने वाले 25%। जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15%। हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% और अधिक भार क्षमता का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ये तो अगर ऐसा अधिक भार क्षमता का नहीं दिया है तो सीधी सी बात है, इसका क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। तो ये डायग्राम इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना होता है ये तो हम जानते ही हैं, सर्कल में 100% होता है। अब 100% को माइनस कर देंगे बाकी सबसे, यानी कि 10% प्लस 25% प्लस 15% प्लस 30%, तो ओवरलोडिंग का यहाँ पर जो है वो हमारे पास मान आ जाएगा, यानी कि अधिक भार क्षमता वाला जो है वो मान निकल के आ जाएगा। तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा हमारे पास ये 35%, 35 और 15 50, 50 और 30 हो जाएगा 80। तो 100 में से 80% माइनस कर देंगे तो ओवरलोडिंग वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये होगा हमारे पास 20%। सेकंड है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमें सीधा सीधा नंबर बताना है। तो हमें टोटल नंबर दिया हुआ है इसमें 400 और उसी के ऊपर जो है वही सर्वे है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे इसको, तो पहले तो हम बिना हेलमेट वालों का निकालेंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30/100 इंटू टोटल संख्या है 400। तो ये हम बिना हेलमेट वालों का निकाल रहे हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होगा और मान आएगा 120। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ओवर स्पीड वालों का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 10% दिया हुआ है तो 10/100 इंटू 400, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब यहाँ पर अंतर बताना है हमें, तो 120 में से 40 को माइनस कर देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर होगा 80। तो ये यहाँ पर जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर यहाँ पर बोला हुआ है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। Given a parallelogram ABCD, fill in the blanks on the basis of the definition and its properties। तो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट पूछ रहा है AD जो है वो किसके इक्वल होगा, AD जो पॉइंट है ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा ये BC के इक्वल होगा, यानी कि ये यहाँ पर हम फिल करेंगे, यहाँ पर ये BC के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, कि एंगल DCB ये यहाँ पर किसके बराबर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है DCB, ये हमें पूछा है। तो ये वाला जो एंगल है बराबर होगा DAB के या BAD के। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा सही है, तो इसमें हम रखेंगे BAD, इसमें सही होगा। नेक्स्ट है तीसरा OC, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें पूछा है OC, तो इसमें यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो इसको विभाजित बराबर करेगी, तो OA इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर OA लिखेंगे। फिर फोर्थ है इसमें एंगल DAB, यहाँ पर जो है वो ये देख लेते, फोर्थ जो है वो काफ़ी अच्छा है, DAB और प्लस CDA, ये यहाँ पर हमें दे रखा है CDA, ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो जब एक ही लाइन पर दो कोण होते हैं तो उनका जो सम है यानी कि टोटल है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा 15 में। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये यहाँ पर पार्ट B है, इसमें खंड ब है, लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास है पहला क्वेश्चन, यानी कि 16वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 2304 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। तो एरिया हमें दे रखा है तो साइड स्क्वायर बराबर यहाँ पर एस ले लेता हूँ मैं इसको, या केवल ए ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2304। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा √2304। और इसका यहाँ पर जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर आएगा हमारे पास 48 यहाँ पर मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसकी भुजा हो जाएगी, क्योंकि मैंने भुजा ए मानी है तो यहाँ पर भुजा हमारे पास 48 मीटर निकल के आ जाएगी, साइड 48 मीटर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ लॉ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं इजी है ये क्वेश्चन। तो अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पर 3 बार यहाँ पर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर 0 ले रखी है और उनकी पावर ले रखी है -1। यहाँ पर ये आएगा 3 की पावर -1। अगर यहाँ पर जो है वो -1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये इसमें राइट आंसर होगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2/3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/3 का क्यूब। तो इसमें यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 की पावर 5 सॉरी 2/3 की पावर 5 और डिवाइड को हटाना है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, और ये जो आगे वाली संख्या है वो हो जाएगी रिवर्स, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 का क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है पहले तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यहाँ पे, अपॉन में 3 को भी यहाँ पर जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर यहाँ अब ये यहाँ पर है 3/2 का क्यूब, तो 3 को 3 टाइम लिखना है, 3 × 3 × 3। नेक्स्ट है 2/2 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम है, तो ये यहाँ पर ऊपर वाले 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 2 × 2 और नीचे भी बचा है 3 × 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4/9, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आएगा आपके पास। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। परिमेय संख्याएँ 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर आपको जो है वो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है वो इनके बीच में आप अंतर देख सकते हैं, बहुत कम है, तो पहले तो इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि जो आपको बताया होगा इसमें रूल होता है कि आपको डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है उसको पहले बराबर कर देना है। तो 2/3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जो है 10/15, और 3/5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9/15। अब यहाँ पर जो है ऊपर, अब ये नीचे वाले तो बराबर हो गए, लेकिन ऊपर वाली संख्याओं के बीच में अंतर नहीं है, क्योंकि हमें 4 परिमेय संख्या चाहिए, तो इनके बीच में कम से कम 4 से 5 का गैप होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें फिर से इसको किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे ये बराबर आ जाए। तो 3 से गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो संख्या है ये आ जाएगी हमारे पास 30/45, और ये वाली संख्या जो है वो आ जाएगी 27/45। लेकिन अभी भी इनके बीच में जो अंतर है वो 27 और 30 के बीच में जो अंतर है केवल 28 और 29 का आ रहा है, जबकि हमें 4 का अंतर चाहिए कम से कम। तो आप ज़्यादा बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मैं 25 का गुणा कर देता हूँ, इससे 25 का गुणा करूँगा, सॉरी इससे गुणा करना है हमें बराबर करने के बाद चाहे तो। अब यहाँ पर जो है वो आप जैसे कि अब ये कर दिया है तो आप 5 से गुणा कर सकते हैं इसको, 3 से जो है वो नहीं आया तो 5 से गुणा करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/75, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा 45/75। तो ये आएगा। अब यहाँ पर जो है वो इन दोनों के बीच में बराबर गैप है, तो हमारे पास 4 परिमेय संख्याएँ हो जाएंगी 46/75, 47/75, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, ये इसको ही प्रदर्शित कर रहा है, और 48/75, और आ जाएगा 49/75। ये हमारे पास जो है वो मान आएंगे 4। इसको जो है वो आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याजों में कितना अंतर होता। राम बोरोड ₹10,000 for 2 years at the rate of 10% compounded annually. If he could have borrowed at simple interest rate, then what will be the difference in both interest। तो यहाँ पर आपको जो है वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और
साथ में यहाँ पर जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज दोनों निकालने हैं और उनका अंतर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले ए हम निकालते हैं क्योंकि यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट यानी कि दर, ये हमें दे रखी है 10% बटा 100, और यहाँ पर टाइम हमें दे रखा है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो सीधा मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, तो ये आएगा यहाँ पर 12,100। उसके बाद CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालेंगे वो हम यहाँ पर अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2100। उसके बाद SI भी हमें निकालना है यानी कि सरल ब्याज। इसका सूत्र होता है मूलधन, यानी कि मूलधन हमारे पास 10,000 है इंटू दर इंटू समय, ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, बटे में आएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के यहाँ पर 2,000। अब यहाँ पर हमें इनका अंतर बताना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से सरल ब्याज को माइनस करना है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है और सरल ब्याज 2,000 है, तो इनका जो अंतर निकल के आएगा हमारे पास, अंतर जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 100। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया है इसको, आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर शॉर्ट में बता के ख़त्म कर दिया है और आप भी वैसा ही एग्जाम में करें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको केवल समझाने के बेसिस पर करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो पहली संख्या मान ली मैंने यहाँ पर जो है वो दूसरी संख्या मान ली x, तो पहली संख्या 15 अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी x प्लस 15। तो यहाँ पर इन दोनों का योग जो है वो दे रखा है आपको 95। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये आएगा 2x इज इक्वल टू 15 उधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाएगा 95 में से, तो ये आएगा हमारे पास 80। तो x बराबर मान आ जाएगा हमारे पास 40। ये इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास मान आएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या 40 आ गई और पहली संख्या 15 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी पहली संख्या 55। तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर होगा, इसमें दोनों संख्याएं ये होंगी, पहली संख्या 55 और दूसरी संख्या 40। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और ट्रक लोडेड विद गुड्स ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रक रिमेन्स द सेम, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 14 किलोमीटर है वो कवर की हैं कितने मिनट में, 25 मिनट में, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 5 घंटों में उसने x डिस्टेंस को कवर किया है, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे, यानी कि 5 मिनट घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो 25 है ये भी मिनट में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25x इज इक्वल टू 14 इंटू 5 इंटू 60, ये आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 5, यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 14 इंटू 300 और डिवाइड में आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 168 किलोमीटर, ये डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी कितनी दूरी वो जो है वो तय करेगा 5 घंटों में। फिर आगे है नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन 22 से लेकर 25 तक। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन है, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा पहला पार्ट, ये हो जाएगा दूसरा पार्ट और ये पूरा जो है वो हो जाएगा तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर इसका जो है वो हमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो ये जो पहला और दूसरा पार्ट है, इसमें यहाँ पर जो पहला पार्ट है ये यहाँ पर जो है वो आपके हो जाएगा ABCP जो हमें दिया हुआ है, इसका जो डायग्राम है ये यहाँ पर समचतुर्भुज की तरह है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की तरह है, केवल चतुर्भुज की तरह, जिसमें यहाँ पर आपके जो है सूत्र लगेगा ये होगा, सीधा आंसर बता रहा हूँ, 1/2 इंटू यहाँ पर भुजाएं आपने देख ही ली होंगी और यहाँ पर हो जाएगा भुजाओं का योग यानी कि 50 + 30 इंटू 50 प्लस फिर आ जाएगा 50 इंटू 50, यहाँ पर जो है वो आप वो चित्र देख के फॉर्मूला का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर लास्ट आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 40 इंटू 100, ये हमारे पास निकल के आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ये होगा 6500। ये यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, पहला भाग ये है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में एक और इसी का क्वेश्चन है, यानी कि 22 का ही क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, दूसरी विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो एक दूसरा विकर्ण है वो x है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 30, यहाँ पे क्योंकि एक विकर्ण में 30 दिया हुआ है, बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 240। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से यहाँ पर 30 को काटेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15 और x बराबर यहाँ पर जो है वो 240 में 15 का भाग चला जाएगा, तो हमारे पास मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो है वो एक आंसर होगा। फिर बी में पूछा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो 140 है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपका आयतन जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर आपको पहले चेंज करना है। तो ये व्यास है, तो जो त्रिज्या है ये हो जाएगी हमारे पास 70 सेंटीमीटर और यहाँ पर 70 में यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। ये यहाँ पर जो है वो आएगा हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है ये होता है हमारे पास πr²h, जो जिसमें 22/7, r का मान हमने अभी अभी निकाला 0.7 इंटू 0.7 क्योंकि r² होता है और h का मान हमें निकालना है। यहाँ पर आयतन दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। 7 से 0.7 कटेगा तो ये आएगा 0.1। उसके बाद यहाँ पर आप गुणा करेंगे 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.54 इंटू एच बराबर में भी 1.54 आपको दिया हुआ है, तो 1.54 पूरा कट जाएगा तो एच बराबर हमारे पास मान निकल के आएगा 1 मीटर। ये यहाँ पर जो है वो आंसर होगा 22वें का बी का आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, 4 दिए हैं, इनमें से किसी 2 के आपको गुणनखंड करने हैं। हालांकि मैं यहाँ पर सारे गुणनखंड आपको करके दिखा दूंगा। जैसे कि पहला है यहाँ पे 4p² यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस ये इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके सूत्र लग जाएगा a² माइनस b², जो होता है a प्लस बी यानी कि 2p प्लस 3q और a माइनस बी यानी कि 2p माइनस 3q। ये यहाँ पर जो है वो पहले का आंसर होगा। दूसरा है यहाँ पर x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y। ये बिल्कुल इजी है, एक पेयर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। पहले पेयर में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 8, दूसरे पेयर में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 8। अब यहाँ पर जो है वो x प्लस 8, एक x प्लस 8 कॉमन है बिल्कुल, तो ये x प्लस 8 अलग आ जाएगा और x प्लस y अलग आ जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड में यहाँ पर दे रखा है x² प्लस 6x प्लस 8, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब 6x के ऐसे जो है वो यहाँ पर आपको टुकड़े बनाने हैं, यानी कि जो है वो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 बना रहे। तो x² प्लस 4x प्लस 2x, तो 4 दूनी 8 होता ही है और प्लस 8। अब यहाँ पर एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, x कॉमन यहाँ से आएगा तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए। फिर x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 यहाँ पर आ गया और बचा x प्लस 2, तो ये यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होके आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वाले की तरह करना है आपको। तो ये हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस माइनस b² का होल स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा a² प्लस b² और ये आ जाएगा a² माइनस b²। अब यहाँ पर a² माइनस b² को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा a² प्लस b² और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये चारों इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर जो है वो आपको रचना करके दिखानी है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस तरह के मतलब जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 4 में आपको दिए हुए हैं, तो उसको जो है वो आप पूरा सॉल्व करेंगे, यानी कि आप जो है वो क्वेश्चन उसके सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जो है वो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
सेम क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे इसमें, और यहाँ पर आपको जो रचना करनी होती है यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो बनाना होता है वो इजीली यहाँ पर आप बना सकते हैं। सबसे इजी चैप्टर है ये, काफ़ी इजी चैप्टर है। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो है वो टेबल दे ही रखी है। यहाँ पर इस टेबल के आधार पर आपको क्या करना है, आलेख तैयार करना है, यानी कि वो टेबल बनानी है, मतलब सॉरी ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर जो है वो इसको देख के यहाँ पर आप बना सकते हैं। ग्राफ भी काफ़ी इजी रहता है। तो इन क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और बाकी मैंने यहाँ पर आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। मैथ्स के यहाँ पर और भी पेपर डालने की कोशिश करूँगा, जैसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप संस्कृत के भी यहाँ पर जो है वो आपको पेपर मिल जाएंगे, जिससे यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।